साइन रूल, जब ट्रायंगल वाला कंसेप्ट आता है तो इसमें साइन रूल खास करके चलेगा। और हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बनाते समय राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल अगर आ जाए, तो कोई भी ट्रायंगल बनाते समय साइन एंगल का रूल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल क्यों ना आ जाए, तो हम लोगों ने कहा कि यहां पर मान लो एंगल ए है, यहां पर एंगल बी है, और यहां पर एंगल सी है, ए बी सी ऐसे करके एंगल की वैल्यू तय कर दी गई। और हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ होनी चाहिए एक्स करके, एक्स मीटर इसकी लेंथ है। उसी प्रकार से ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मान लेते हैं वाई मीटर, और यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं इसकी लेंथ है जेड मीटर। ये हम लोगों ने इसका डिस्टेंस मान लिया, एक्स वाई जेड ये डिस्टेंस है। तो अब हम लोग इसमें साइन थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, जिसको साइन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। हाँ यार, साइन थ्योरम लगानी है। तो साइन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप किसी भी एंगल के बारे में समझोगे, या किसी की एंगल, जैसे ये एंगल ए है, बट इस एंगल का जितना एंगल बड़ा होगा उतना सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये ए एंगल किस कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाली साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका कंसेप्ट ऐसे लगेगा यहां पर कि अगर मान लो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्या है, नंबर है, ठीक है, साइड है, एक्स डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन ए क्या है, ये एंगल, एक्स डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे फिर, वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन बी। ए बी ये एंगल है, साइन बी इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन सी होगा। तो ये वाला यहां पर साइन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। बट अब बात क्या होगी कि जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाते हैं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ता है, उसमें एक चीज आप सभी को नजर आता है कि हर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो ट्रायंगल दिया जाता है वो खास करके यही ट्रायंगल दिया जाता है। यही होता है ना ट्रायंगल। जब आपका ट्रायंगल यही हुआ, इसमें ये क्लियर है ये वाला एंगल तो हमारा फिक्स हो जाएगा, कितना होगा, 90। एक एंगल तो हमारा पहले से ही फिक्स है, अब 90 है। अगर ये 90 है और मैंने ये कहा कि इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, और इसकी लेंथ सी, ऐसे मान लिया एबीसी, तो बात होगी कि जो दो एंगल बचे हैं वो दो एंगल क्या हो सकता है, 45 45 होगा, नहीं तो क्या होगा, 30 60 होगा। ये दो ही तरीके हो सकते हैं, 45 45, नहीं तो 30 60। तो मान लेते हैं कि पहली केस में हम लोगों ने ऐसे कंसीडर किया, ये एंगल मेरा 45 है और ये भी एंगल मेरा 45 है, 45 45 हम लोगों ने एंगल कंसीडर कर लिया। तो उसके चलते इस जगह पर कंडीशन क्या बनेगी, इस जगह पर कंडीशन बनेगी ए डिवाइडेड बाय, या ऐसे मान लो मैं सी डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, साइन 90। ये स्टेप समझ में आ रही, सी डिवाइड बाय साइन 90 इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कितना, साइन 45, इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय कितना, साइन 45। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इनका आपस में रेशो आएगा, ऐसे हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये एक रेशो आएगा। दूसरा इसी के मैं लिख देता हूं, यहां पर ही प्रेजेंट कर देता हूं। मान लो दूसरी कंडीशन ऐसे आ जाएगी, दूसरी कंडीशन कह रही है कि यहां पर ट्राइंगल बना, और इस केस में ट्रायंगल बनाते समय ये हमारा 90 है, जिसके सामने हम लोगों ने सी रिप्रेजेंट किया था, ये ए है, और यहां पर बी है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है यहां पर। तो एक एंगल हमारा अगर ये 30 होता है तो इसको 60 लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर एंगल की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कैसे, साइन 30 आपको पता है, साइन 90 पता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होगा कि नहीं, तो यहां से आप नंबर का एडजस्टमेंट कर पाओगे। ठीक है, उस प्रकार से एग्जाम में हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां पर कंडीशन क्या बन जाएगी, सी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन 90 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन 60 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन 30। तो कैसे भी करके आपको इस वाले पैटर्न में जाना है जब आपको जरूरत पड़े, वैल्यू डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़े। चलिए, तो ये नोट जो है वो आपके सामने रखता हूं। पहला कंटेंट, ये जो कल भी जो बनाया लिखा के दिया उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। ये साल था, यहाँ पर दिया लाइन ऑफ साइट। कल मैंने लाइन ऑफ साइट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज मीन बाय लाइन ऑफ साइट। जैसे ये वाली जो लाइन होती है इसको लाइन एट साइट कहते हैं। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यार। और ये एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन का एंगल बन रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो इस पर्सन के बारे में ये नोट्स आपको ऐसे ही आएगी, इसको बाद में बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेना। उसके बाद में एंगल ऑफ क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ कैसे देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया।
उस केस में यहाँ पर बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन का रिलेशन बता दिया। सबसे पहला सवाल आपके सामने, डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। देखिए, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज अ 158 मीटर लॉन्ग, यानी उसकी जो धागा है वो 158 मीटर लॉन्ग है, एंड इट मेक अ एंगल 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट कितनी आएगी, यानी बात हो रही इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी ये हमें फाइंड करना है। और जबकि ये बताया गया एज्यूम देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो बीच में स्लैक मतलब ऐसी थोड़ी, ये नहीं है, टाइट है वो, ऐसे मान के चलिए, मतलब हाइपोटेनस। आप जानते हो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन लगाना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि यहां से देखेंगे ये अपोजिट, ये डिवाइडेड बाय क्या है, हाइपोटेनस, तो साइन थीटा लगेगा, साइन 30 डायरेक्ट लिखेंगे चलेगा। व्हाट इज द साइन 30, हाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 इज इक्वल टू अपोजिट यानी क्या h, और एडजेसेंट कितना 158। ये स्टेप समझ में सभी। और आप जानते हो 2 से ही डिवाइड कर देंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना होता है 79, तो h की वैल्यू क्रॉस कर देंगे तो 79 आएगा। प्लीज ध्यान में रखिए इसका सेकंड पार्ट चल रहा है, हाँ मैं बार बार यही रिपीट करना चाहता हूँ। पहला पार्ट देखा तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेंगे। पहला पार्ट अगर आपने, ये हाइट एंड डिस्टेंस नाम का ही ट्रिग्नोमेट्री का सब पार्ट पहला कल का देखा होगा तो ये तो ऐसे ही सवाल है, और आप एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये पता हूँ। The length of a shadow on a ground of a tall tree of a height of 30 meter. Height is also given a 30 meter. ठीक है, and is 10√3 मीटर, उसकी ये दिया 10√3 मीटर। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन डायग्राम पहले बना के दिया 60 डिग्री। कल ये देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, बताओ यहां से देख रहे हैं, ये कौन सा, ये कौन सी साइड होती है अपोजिट, और ये क्या होता है एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट का फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब अपोजिट की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 10√3, ऐसे यार ये चल रहा है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आएगा 3, और 3 ने √3 से डिवाइड कर दिया तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। शायद ये हुआ था कल, हुआ था कि नहीं, tan थीटा की वैल्यू √3, कल ऐसे ही एक सवाल था। तो बताओ थीटा का आंसर कितना आएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला आंसर आना चाहिए, ऑप्शन है यही हुआ है देखना। वो खाली इसमें डायग्राम दे दिया था लेकिन कल हम लोगों ने सॉल्व किया ऐसा। चलो देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बॉटम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये आपके सामने जो इमेज नजर आ रही होगी उसमें दिया गया द हुज हाइट इज अ 680 मीटर इज अ एंगल। देखो यार ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट ऑलरेडी की वन है, 680 मीटर की हाइट दी है। टॉप से देखा गया इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो यहां पर यह 45 डिग्री का एंगल बता रहा है। उसके बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहां से 60 डिग्री बता रहा है, जो कि आपके सामने डायग्राम क्लियर है। ठीक है 60 डिग्री दे रहा है। अब देने के बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी आएगी। अब एक मान लो टावर की हाइट जो भी फाइंड करेंगे, आप तो जानते हो टावर की हाइट जो भी फाइंड करेंगे, एक तो पता है हमें कि अगर ये मेरा 680 है तो ये भी कितना होगा 680 होगा। क्यों 680 होगा, बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये वाला कंसेप्ट। अब ये हमारा 680 हो गया। अब ये अगर मेरा 680 हुआ तो मुझे खास करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं इसको अभी के लिए y मान लेता हूं, अभी के लिए मुझे y मान लें। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या आएगा y प्लस कितना 680 आना चाहिए। ये तो हम लोग समझ रहे हैं y प्लस 680 आना चाहिए। अब y प्लस 680 लाने के लिए मुझे ये ट्राइंगल देखना पड़ेगा, लेकिन जब मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा तो गड़बड़ क्या होगी, मुझे x पता नहीं होगा, x तो पता नहीं होगा। अब x नहीं पता है तो पहले इस वाली लाइन से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहां का अगर x है तो ऊपर भी कितना होगा x ही होगा। ये डायग्राम समझ में आ रही है सभी को, हाँ ये क्लियर है, ऊपर भी x होगा। तो यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, tan45, क्या लगा देंगे tan45, ऑनलाइन सभी ने देखना tan45। आप बताओ अगर मैं यहाँ पर tan45 लगा दूं, इस वाले डायग्राम में tan45 लगा दूं, तो tan45 की वैल्यू होती है 1, tan45 1 हो जाएगा। तो 1 के चलते 1 इक्वल टू क्या होगा अपोजिट y डिवाइडेड बाय x, यानी x इक्वल टू क्या बन जाएगा y बन जाएगा, इस कंसेप्ट के हिसाब से।
यहां तक सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट है? क्लियर हो रहा है? अब आते हैं बड़े ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं। बड़ा ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं। यहां से देख रहे हैं कितना एंगल है? 60। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कौन सा लगेगा? tan। तो रूल क्या लगेगा? tan 60। डायरेक्ट लिखू चलेगा यार, tan 60 लिखू। व्हाट इज द tan 60 का फॉर्मूला? tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो tan 60 को लिखा √3। एंड व्हाट इज द अपोजिट? अपोजिट को लिखा क्या? y प्लस कितना? 680 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। बट एडजेसेंट की वैल्यू भी तो y ही होगी, क्योंकि x बरोबर y है, तो हम लोगों ने उसको भी y मान लिया। ठीक है, यहां तक स्टेप समझ में? y आया। अब होगा क्या? तो y यहां पर आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। तो यहां पर √3y इज इक्वल टू y प्लस कितना? 680 हुआ। √3y इज इक्वल टू y प्लस 680 हुआ। अगर y इधर आता है, अगर ये y इधर आता है, तो उसमें से क्या करेगा? माइनस करेगा। तो हम लोग कहेंगे y अगर इधर आ गया, तो y को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा? √3 कितना? -1। ये स्टेप समझ में आ रही है? √3 -1 इज इक्वल टू कितना? 680। यहां तक पहले देख लो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये क्लियर हो रहा है? y इज इक्वल y इंटू ये नंबर नीचे जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट कर देता हूं। y की वैल्यू आएगी आपकी 680 डिवाइडेड बाय √3 माइनस y। ये y की वैल्यू है, लेकिन उसमें कितना ऐड करना है? 680 और ऐड करना है। 680 और ऐड करना है। अब 680 अगर और ऐड कर दे, 680 और ऐड कर दे, तो आप क्या करोगे? 680 दो बार आ गया ना, फिर 680 दो बार आ जाएगा। एक मिनट, डायग्राम में जगह तो नहीं घटी। एक पेज ऐड कर दो। हाँ, अभी के लिए प्रेजेंट करते समय, मतलब अगर मान लो आंसर 680 डिवाइडेड बाय क्या? √3 माइनस, ये वाला आंसर है। तो दोनों में कॉमन ले लिया क्या? 680। दोनों का कॉमन 680। कॉमन 680 लेने के बाद यहाँ पर 1 बचा होगा, और यहाँ पर कितना बचा होगा? 1 डिवाइडेड बाय क्या? √3 -1। आपको जानते हो ये वाले नंबर कौन से होते हैं? क्या होता है इसको? इरेशनल नंबर। इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं? नीचे वाला जो नंबर होता है उसी साइन से प्लस लगा के, मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करते समय इस नंबर को √3 + 1, और नीचे क्या होगा? √3 + 1 से मल्टीप्लाई। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 + 1 तो ऊपर आने ही वाला है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या होगा? a² माइनस b²। तो बताओ, तो √3 का स्क्वायर कितना? 3। 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 680 कॉमन रहा, ब्रैकेट हमारा बना है, 1 प्लस तो बना ही है, ऊपर आया √3 + 1, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये खुद क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2। 2 + 1 कितना? 3। तो ये नंबर आ रहा होगा आपका 680 ने, और ये 680 ने इसको डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान में रखना। 6, ये 2 से अगर मैं डिवाइड भी कर दूं तो 2 भी गायब हो जाएगा। तो नंबर आएगा स्टार्टिंग में कितना? 340, पर ब्रैकेट में कितना आएगा? 3 + √3। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए कहीं तो। ठीक है, 3 + √3। बताओ कहां पर दिया था? डी इज द आंसर। ये पीडीएफ आपको दूंगा, ये वाला सवाल देखिए। इस सवाल में बताया गया, 2 ships आर on the opposite of the lighthouse which is such that 3 of them are collinear। हाँ, all the 3 are collinear। what is meant by collinear? एक लाइन में आने वाले पॉइंट, हाँ, मतलब ए बी सी कोलिनियर है। उसके बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30° एंड 60°। मतलब एंगल ऑफ ये डिप्रेशन दे दिया है। इफ द शिप्स आर 230 मीटर अपार्ट, ये दोनों में डिस्टेंस है। एक्चुअली मुझे लग रहा है डायग्राम नहीं, क्या? एक मिनट, डायग्राम नहीं देना चाहिए, हर जगह पर डायग्राम दी है क्या? ठीक है, ये इसी में दिया था ना, ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं अभी। क्योंकि डायग्राम तो ड्रॉ करना चाहिए, वो तो डायग्राम दे के रख रहा है, ऐसे लग रहा है बुक में प्रिंट कर दिया उन्होंने। ठीक है, हमारे पास रेडीमेड डायग्राम दे रहा है ना, हम लोग कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे, डायग्राम दिए, खाली प्रेजेंट ही करना है। डायग्राम ये देखे रखा है, यहाँ से है, ये एबीसी है, तीनों में डिस्टेंस भी है। फाइंड क्या करना है? द हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो हम लोग जानते हैं ये एंगल डिप्रेशन है, तो ये एलिवेशन होगा, एंगल सेम है। इन दोनों में अगर ये डिस्टेंस भी दिया है, तो खाली एक देख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। हाइट ऑफ द टावर मतलब ये वाला, ऐसे होगा।
तो मान लो इसकी हाइट को h मान लेते हैं तो इसको x मानेंगे। अगर ये मेरा x हुआ, समझेगा, ये मेरा x होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 230 माइनस एक्स होगा। अगर ये आपका x है तो ये कितना होना चाहिए? 230 माइनस एक्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के तो 230 है, अंडर रूट 3। तो ये होगा 230√3 माइनस एक्स। इस प्रकार से आना चाहिए यार। अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले x की वैल्यू h के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, h की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा। tan 30, व्हाट इज मीन बाय tan 30 यार? tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? वन नहीं, tan 30 का वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होता है। अपोजिट, अपोजिट की वैल्यू h डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट की वैल्यू x। हमें क्या चाहिए? x चाहिए, हमें x चाहिए, h के फॉर्म में h तो लगेगा। तो मैंने कहा x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू यहां से सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी √3h। ये स्टेप बताओ समझ में आई कि नहीं? यहां तक बता दीजिए। ठीक है, ये स्टेप प्लीज देख लेना, ये किसे सॉल्व किया था। हाँ, यहाँ तक हमें h लगने वाला है तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इस साइड में जाते हैं, इस ट्राइंगल में जाते हैं, इस ट्राइंगल में चेक कीजिए आप। इस साइड में देखना है, ये हमारा कितना एंगल है? 60 डिग्री। ये 60 है कि नहीं? 60 डिग्री तो tan 60 लगेगा। व्हाट इज द tan 60 का वैल्यू कितनी होती है tan 60 की? √3। इसकी वैल्यू √3, और वैल्यू होते अपोजिट, अपोजिट की वैल्यू तो h है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अब एडजेसेंट की वैल्यू है 230√3 माइनस एक्स, लेकिन x की वैल्यू क्या है? √3 × h। ऐसा है। ये स्टेप समझ में? अब मैंने देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या करना चाहता हूं, दोनों का √3 क्या करेंगे? बाहर लेंगे। और √3 ने √3 से क्या किया होगा? मल्टीप्लाई। अब ऐसे समझो, क्या कर देंगे, यहां से देखिए, दोनों का, इसका √3, इसका √3 मैं बाहर ले सकता हूं। बाहर लेने के बाद में मेरे पास नंबर क्या बनेगा? 230 माइनस एच बनेगा। और दोनों का √3 जाके इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो नंबर क्या बना होगा? नंबर ऐसे बना होगा, 3 = h डिवाइडेड बाय 230 माइनस कितना? h। ये स्टेप समझ में आई या नहीं आई तो भी बताएगा। समझ में आया? ये आराम से चेक किए, इंडिविजुअली देखना है आपने क्या किया। ये नंबर का √3 माइनस लिया, √3 ने √3 को मल्टीप्लाई किया, नंबर ही खत्म हो गया, नंबर गायब हो गया। अब ये नंबर इधर अगर मल्टीप्लाई करे तो आपको कि सर 3 × 230 माइनस कितना? 3h इज इक्वल टू कितना? h। ऐसे बनेगा। अब जो -3h है वो इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। -3h इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस h। कितने h हो गए? 4h। तो बात हो जाएगी टोटल नंबर हमारा 4h। 4h की वैल्यू कितनी हो रही है? 3 × कितना? 230। 3 × 230 ये वैल्यू हो रही है। और एग्जैक्टली नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 230 को नंबर डिवाइड करता ही नहीं है 4। लेकिन ये जरूर कर सकता है। कैसे? 2 से डिवाइड कर दो तो भी बन जाएगा। 2 से डिवाइड करता हूं मैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा? 115। 115 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो 300, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45। तो नंबर यहां पर बन रहा है 345। और 345 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आधा बनेगा। 345 का हाफ कितना? 172.5। तो इसका 172.5 वाला आंसर है। कि सामने क्या है? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना दिया है? बिल्डिंग का डिस्टेंस दिया है हमारे पास में कितना? 70 मीटर का। और बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप से? 60 डिग्री का। तो हाइट यानी बिल्डिंग ऐसे खड़ी होगी, हम लोग ऐसे लगा रहे होंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा फॉर्मूला लगा होगा? tan थीटा। और tan थीटा भी कितना लगा होगा? tan लगा होगा 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? सीधा √3। तो √3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय एडजेसेंट की वैल्यू कितनी थी? 70। बस इतना लिखना चाहिए, आपने डायग्राम नहीं बनाई, यही सबसे अच्छी मेथड है। आप तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। हाँ, तो h की वैल्यू क्या बन गई? h की वैल्यू 70√3 बनी। ऐसे अगर किसी को लग रहा है समझ नहीं है, आपने डायग्राम बना देना तो भाई ऐसे, ये है, ये h है, इसकी वैल्यू 70 है, यहां से एंगल देखा जा रहा है। बट इतना सवाल सवाल करने के बाद में डायरेक्ट डायरेक्ट बनना एक्सपेक्ट होता है। ठीक है, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसे मानते हैं। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत सिंपल था, आसानी से बनेगा। पता है ABCD या राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ड्रॉ करना ही है तो देखिए, नहीं तो विदाउट
बहुत बार, इतनी बार आपने रीड कर दिया तो बाद में विजुअलाइज ही हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे। उसके बाद में उसने ये किया, राइट एंगल ट्रायंगल बी की जगह पर है, तो बी यानी 90 है हमारा। उसके बाद में बात कर दी ए बी की लाइन, ए बी सी। ए बी की लाइन 12 की है, ये 12 है। और एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू है 60। अब ये मानते हो कि ये अगर 60 होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा। ये 30 है। सब उसने पूछा बीसी की लाइन बताओ, तो सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सी की जरूरत है क्या, नहीं, खाली इन दोनों से ही बन जाएगा, ये वाले एंगल से और ये वाले एंगल से बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, बीसी की लाइन चाहिए, सपोज ये एक्स मान लेता है, तो एंगल 30 की जरूरत पड़ जाएगी। एंगल 30 पड़ेगा कि नहीं, क्यों पड़ेगा एंगल 30 अब, 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 12 को। 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, 12 डिवाइडेड बाय कितना, साइन 30, इक्वल टू 12 डिवाइड बाय साइन 30 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय कितना, साइन 60। चलो ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और एक्स तो है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाय कितना, 2। सही ना, √3 डिवाइड बाय 2। हाँ, tan 60 हाँ लगा सकते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हाँ तो भी बना सकते हैं। tan 60 लगाओ तो भी आंसर आएगा ही आएगा, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वगैरह वो भी लगा दिया। मैंने कोसाइन सोच लिया, कोसाइन लगा दिया सपोज, साइन वाला थ्योरम मैंने क्या लगाया, साइन थ्योरम लगा दिया। आपने डायरेक्टली लगा तो भी सेम ही आंसर है। मैंने साइन थ्योरम लगाया, मेरा यहाँ से 2 यहाँ से 2 क्या हो गया, कैंसर। ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12√3। यहाँ से 12√3 ऐसे भी निकाल दी, डी आंसर करेक्ट। ठीक है, और किसी ने tan थीटा का ही लगा दिया, tan थीटा देखा ही दे रहा है यहाँ से, tan थीटा 60, tan 60 ये है कौन सा, ये पे अपोजिट, और ये है हमारा एडजेसेंट, तो भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट देख लेना है ना। क्या लगता है डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, नहीं आप देखिए, कल हम लोगों ने ऐसा टाइप सॉल्व किया था। अ लडार इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, लडार है वो वॉल के ऊपर रखी हुई थी। उसके बाद में द एंगल ऑफ फुट ऑफ द लडार एंड द वॉल इज 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ कौन सा दिया है, एलिवेशन दे दिया। ठीक है, उसके बाद में बताया फुट ऑफ द लडार इज अ 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट का मतलब कौन सी साइड हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, ये जानते हो आप, एडजेसेंट हो गई। द लेंथ ऑफ लडार, लेंथ का मतलब कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस हो रही है। यानी एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन बैठाना है। देखो अगर किसी को लग रहा होगा सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बेसिक से आप बता सकते हो, मैं डायग्राम बना के पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन आप समझेगा, मतलब अगर आपको लग रहा होगा बेसिक से बताओ तो भी बता सकता हूँ। हाँ, विजुअलाइज अगर कर रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत सही चल रही है। एडजेसेंट दिया है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस। कॉस कितना लगेगा, 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री होता कितना है, 1/√3। और कॉस 45 1/√2, हाँ 1/√2, सॉरी, हाँ 1/√2, ये कॉस 45 को लगा दिया। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी हाइपोटेनियस। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है, 6.6। हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी लडार की लेंथ, ये लगा दिया। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू आएगी 6.6 इंटू √2, यही वैल्यू है। ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहले एक बात समझ लो, दो टावर उसने कर दिया, डायग्राम नहीं बनाया तो भी आंसर आ सकता है, बट अगर आपको लग रहा होगा सर मजा नहीं आएगा तो ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए। पहले तो सवाल को समझिएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज अ 40 √30, 40 √3, ये वाला डिस्टेंस है। दो टावर मान लेता है, एक टावर यहां पर मानता हूं, एक टावर यहां पर मान लेता हूं, कुछ भी, अभी दो टावर ले लिया। ये दो टावर लेने के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, इस एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नीचे देखेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका डिप्रेशन, ऑफ द फर्स्ट टावर, हाँ ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। यानी कहां से देख रहा है, सेकंड टावर के टॉप से देख रहा है। किसको देख रहा है,
फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहा है, फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैंने यहां से देखने के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा 30 हो रहा है, तो मैं इसको इधर से देखूंगा तो भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ इलिवेशन। तो हम लोग ऐसे ही लगा देंगे कि ये वाला जो यहां से अगर फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर को देखूंगा तो इसका एंगल ऑफ इलिवेशन कितना होगा, 30 ही होगा। चलो ये बात समझ में आई, डिप्रेशन का अपोजिट इलिवेशन। ठीक है, वाइस वर्सा कर दिया। उसके बाद में चला, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर, हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 130 मीटर। ये कह रहा है ये तो पूरा 130 है, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक का डिस्टेंस है 130 का। तो हमें पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो मान लो इसकी हाइट है एक्स, इसकी हाइट है एक्स। अगर ये मेरा एक्स है तो हम लोग कह सकता हूं ये भी एक्स होगा। अगर ये एक्स है तो ये वाला अंतर तो कह ही सकता है, ये वाला डिस्टेंस तो बता ही सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला होगा 130 माइनस एक्स होगा। अगर ये मेरा 130 माइनस एक्स है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 40√3 होगा। फिर ये 40√3 होना चाहिए। तो मुझे बाकी कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू लानी है, और एक्स की वैल्यू लाने के लिए इस ट्रायंगल को देखना है, इस ट्रायंगल को देखना है। ठीक है, ये स्टेप समझ में। इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का। और tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, बताओ tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, 1/√3 इक्वल टू अपोजिट, व्हाट इज द अपोजिट, 130 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, एडजेसेंट। व्हाट इज द एडजेसेंट, 40√3। बस इतना ही सवाल था। एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आमने सामने डिवीजन, √3 एंड √3 इज अ कैंसल, ये मल्टीप्लाई होगा 40, 40 इज इक्वल टू 130 माइनस एक्स। आप जानते हो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 130 में से 40 कम कर दो तो एक्स की वैल्यू 90, 90 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि लैंग्वेज उसकी अलग थी, बाकी का सवाल सेम है, कंसेप्ट नहीं लगा। ठीक है, सवाल सेम था, लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग था। डी वाले स्टूडेंट करेक्ट है। From the top of the upright pole is a 17.75 meter high. The angle of elevation of the top of the upright tower was 60 degree. If the tower was 57 and 75 meter tall, then how far in a meter from the foot of the pole was the foot of the tower? यानी पोल और टावर दो रखे हुए हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जो पोल है उसकी हाइट हमारे पास गिवन है। पोल की हाइट कितनी है, 17.75, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अपराइट टावर, टावर का टॉप देखा, ठीक है, तो वो कितना बताया जा रहा है, 60 डिग्री। एंड टावर की हाइट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हमें ये पूछा गया कि दोनों में डिस्टेंस कितने का आएगा। अभी की जो डायग्राम है उसका ही तालमेल वाला डायग्राम है, ठीक है। ऐसे देखिएगा कितने लोगों का आंसर आता है। पहले तो ये आपने रीड करना, इसको रीडिंग करते समय क्या दिया था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द अपराइट पोल, मतलब टॉप पे ही है लेकिन किसके, पोल के, जिसकी हाइट कितनी है 17.75 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द अपराइट टावर, टावर भी ऊपर है, और वो कितना बता रहा है 60 डिग्री, जबकि टावर की हाइट कितनी दी गई है 57.75। तो मान लो ये टावर है, ये टावर है, इस टावर की हाइट है 57.75, और यहां पर हम लोगों का पोल है, ये मैं पोल मान के चल रहा हूं, ये पोल है, पोल की हाइट है 17.75। ये डायग्राम समझ में आई? हमें पूछा गया है एक्चुअली इन दोनों का डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूं, और इन्होंने क्या बताया कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा गया, और यहां से देखने के बाद में हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन नजर आ रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो बाहर जाहिर सी बात है, सिंपल सा आप देखिए, अगर मैंने ये 17.75 किया तो गारंटीड मेरा ये भी 17.75 होगा। तो अगर मैं 57 में से 17.75 माइनस करता हूँ, 57 में से 17.75 माइनस करता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया होगा यार, 40 आया होगा। ये तो 40 बना, जब ये 40 बना और ये एक्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए। आपको आ जाके इस टावर में आना है, ठीक है, ये वाला बना। तो ये वाला कौन सा है आपका 60 डिग्री, ये 40 है, और ये क्या है, एक्स है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा। और tan 60 की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिखता हूं, tan 60 की वैल्यू √3।
तो √3 इज इक्वल टू अपोजिट 40 डिवाइडेड बाय क्या है, x। ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करने का समय आया तो x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू बनी 40 डिवाइड बाय √3। सही ना, 40 डिवाइड बाय √3। अब कोई भी ऑप्शन देखेंगे सर 40 डिवाइड बाय √3 नहीं आ रहा। अब √3 को कैंसिल करना है, अब √3 को डायरेक्ट थोड़ी कैंसिल करेंगे, √3 को √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने का समय होगा, तो दैट मीन्स ये ऐसा बनेगा, 40 को भी √3 से गुणाकार करेंगे और नीचे भी √3 ने √3 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो √3 ने √3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे कितना आएगा 3 और ऊपर होगा 40 √3 डिवाइड बाय, ये वाला आंसर था ऐसे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी इज द आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आराम से, देखिए कि आप लोगों ने डायग्राम ऐसे बनाते तो आंसर आएगा कि बहुत बड़ा लग रहा है, लाइन से तो लग रहा है, पता नहीं। ठीक है, सुहास इज अ 3.15 मीटर टॉल, सुहास a 3.15 meter tall tree and 11.25 meter tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between the Suhas and building. Tree is located between the Suhas and building. The tree is located at the distance of 45 meter from the building. Further, the eye of the Suhas, the top of the tree and the top of the building fall in the one line. And the eye of the Suhas are at the height of 1.8 meter from the ground. Eye of the Suhas is the height of 1.8 meter from the ground. ठीक है, what is the distance between from the Suhas is the tree located. ओके चलो, घुमा दिया लाइन में, एक दो प्रिंट मिस्टेक है, पहले बता रहा हूं प्रिंट मिस्टेक क्या है। सुहास, सुहास इज ऑलरेडी गिवन, प्रिंट मिस्टेक यानी एक सुहास, सुहास दिया है, ये किसकी हाइट है, ये ट्री की हाइट है, ये ट्री की हाइट है, ये किसकी वैल्यू है, बिल्डिंग की हाइट है, ये हमारी बिल्डिंग दी है। ठीक है, और इनको कैसे लिखा है, कोलिनियर, यानी लगातार एक ही पॉइंट में ये तीनों के तीनों आ रहे हैं। तीनों के तीनों आते समय ये भी दे दिया, ट्रीज लोकेटेड, दोनों के बीच में क्या है, ट्री है, ट्रीज लोकेटेड बिटवीन द सुहास एंड बिल्डिंग, ट्री बिटवीन द सुहास एंड बिल्डिंग के बीच में है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, ट्री इज लोकेटेड बिटवीन द सुहास एंड बिल्डिंग। तो हमारी डायग्राम देखिए कैसे बनेगी, हमारी डायग्राम हम लोग जब बनाएंगे तो एक तो यहां पर मानता हूं मैं ऐसे बना रहा हूं, ये सुहास है, ये ट्री है, ये ट्री है, यहां पर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ऐसे मान लेते हैं, ट्री सुहास, सुहास ट्री बिल्डिंग। ठीक है, ये उसके बाद में देखो क्या दिया है। अब मान लो इसमें दे दिया कि द ट्री इज लोकेटेड डिस्टेंस ऑफ द 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी ट्री और बिल्डिंग का डिस्टेंस दोनों में कितना आ गया, 45। ये अच्छा सवाल है, मतलब लाइन में कितना घुमा रहा है, सही घुमा रहा है कि नहीं, 45 मीटर। उसके बाद में फर्दर द आई ऑफ द सुहास, द टॉप ऑफ द ट्री, आई ऑफ द सुहास, द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल इन द वन लाइन, यानी यहां से देखा और यहां से देखो तो एक लाइन में आ रहा है, ऐसा उसका कहना है। एंड द आई ऑफ द सुहास एट द हाइट ऑफ 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये कह रहा है आई ऑफ द सुहास मतलब किसकी हाइट दी गई यार, ये हाइट किसकी दी है, सुहास की हाइट दी है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो अंतर है वो 1.8 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सुहास इज द ट्री लोकेटेड, सुहास से ट्री का डिस्टेंस कितना आएगा ये हमें पूछा गया। तो मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ट्री की हाइट कितनी है, ट्री की हाइट कितनी दी है, 3.115 ये दिया है। ठीक है, तो बताइएगा कैसे सॉल्व करेंगे। Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिस कर दिया तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। किसको, देखिए फर्दर द आई ऑफ द सुहास, आई ऑफ द सुहास, द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल इन अ वन लाइन, यानी जब सुहास ने अपने आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा तो उसको ट्री भी दिखी और एट ए टाइम क्या दिखा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ साइड दोनों की क्या है, सेम, लाइन ऑफ साइड दोनों की सेम है। अब सर दोनों की सेम कैसे हो सकती है, दोनों की सेम करने का एक ही तरीका है, बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, ऊंचा लेके जाना पड़ेगा, ऊपर होगी ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को अगर मैं ऊपर ले लेता हूं, अच्छा सवाल है, मतलब आईएमपी करने लायक है, तो बिल्डिंग को ऊपर ले लो यार, ऐसे बिल्डिंग ले लो,
अब ऐसे बिल्डिंग लिया तो बात क्या हो रही है, आईएमपी करने लायक है, गारंटेड, मतलब मजा आ गया बताने समय कि ऐसे क्या क्या कर रहा है। यहां से लेके अब इसकी तरफ देखे तो इन दोनों का लाइन ऑफ साइट सेम होती है। अब लाइन ऑफ साइट सेम हो गई तो अब हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करते समय कंडीशन समझे, एक एक क्या कंडीशन बना पाएंगे। पहली चीज ये है कि अगर ये 1.8 है तो इसमें से 1.8 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और सीधा सीधा यहां से एक लाइन हम लोग उठा के ट्रायंगल की तरफ लेके जाएंगे, ये बिल्डिंग की तरफ लेके जाएंगे। बिल्डिंग की हाइट दी है, डेफिनेटली बिल्डिंग की हाइट पता है। अगर बिल्डिंग की हाइट पता है तो हमें जो ट्रायंगल चाहिए उसके तहत हम लोग एंट्री कर जाते हैं। जैसे देखिए यहां से लेके ये हमारा एक पहला छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसकी वैल्यू मैं एक्स कहना चाहता हूं, ये मेरी वैल्यू एक्स। जबकि जब मैं पूरा बड़ा ट्रायंगल देखूंगा, ये जब मैं बड़ा ट्रायंगल देख रहा हूं तो उसमें ये वाली साइड हमारी कितनी आएगी, एक्स आएगी, प्लस एक्स के साथ में क्या आएगा, 45 वैल्यू और जुड़ जाएगी। ये स्टेप समझ में आ रही है, यहां पर एक्स भी आएगा और एक्स के साथ में क्या आएगा, 45 जुड़ जाएगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं ये छोटे वाले ट्राइंगल में, इसकी डिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं, इसकी हाइट कितनी निकालेंगे, ये कितना आएगा, 3.15 में से 1.8 चला जाएगा, 2 पॉइंट नहीं नहीं 1.35। अरे कैसे, टू, हाँ 2 में से 1 चला, सॉरी 3 में से 1 चला गया 2, 2.15 में से 0.8 चला गया, कितना आएगा 2.7, 70 ना, कितना आ रहा है ये क्या आना चाहिए, 2.7 आएगा। अरे हाँ ये 80, 1.35, प्लीज एक बार देख लेना, ये आना चाहिए 1.35। ये माइनस समझेगा कैसे किया, 1 ने इसमें से पहले माइनस कर दिया, माइनस किया कि नहीं, लेकिन ये 0.15 है, ये 0.80 होगा, ठीक है, 15 में से 80 थोड़ी जाएगा तो वो एक नंबर लेगा। ठीक है, तो ये नंबर ऐसा है यार, यहां पर लिखता हूं 3.15 माइनस क्या कर रहे हैं 1.80, ऐसे माइनस कर रहे हैं, ये 5 ही आएगा, ये 11 होगा, ये 3 होगा, ये 1.35, 1.35 इज द करेक्ट। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है, पहले देख लेना, ये 1.35 यहाँ का आ गया। चलो ये 1.35 है, इसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। ये अगर हमारा 1.8 है, ये टोटल कितना था हमारा, 11.25 था, अगर ये 11.25 तो ये बताओ कितना होगा, 11.25 में से कितना माइनस करना है, 3.5, 9.35। चले प्लीज एक बार चेक कर लेना, 9.35 ये दिखाई दे रहा है कि सभी का आया, 45 या 35, 45, 9.45 यार, ओके। अब हमें एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करते समय समझे, एक्स फाइंड करते समय इससे बनेगा क्या, इस वाले ट्राइंगल से बनेगा क्या, एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया तो नहीं बनेगा, लेकिन दोनों को कंबाइन करने के बाद बन जाएगा, कैसे देखें, दोनों का एंगल सेम होगा, इसमें गड़बड़ हो रही है ऑनलाइन, ये कितना आ रहा है, और ये टोटल कितना है, टोटल 11.25, उसमें से माइनस क्या करना है 1.8, 1.8 करेंगे ना, 1.8 माइनस करेंगे तो 9.45 आएगा, क्लियर। हाँ अब देखो सर एंगल नहीं दिया, कैसे मैनेज करना है, देखो पहली स्टेप, एक पेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम बनाई है। सर कैन यू इक्वेट द हाइट डिफरेंस एंड डिस्टेंस, हाइट डिफरेंस एंड डिस्टेंस। मैं एक काम करता हूं, ये आप लोगों ने जो बनाया, हाँ मैं इसकी हाइट के हिसाब से चल रहा हूँ, किसकी हाइट के हिसाब से, आप ट्री, हाँ फिर वो कम ज्यादा तो होगा सभी का, मैं आप समझेगा, मैंने क्या किया, सुहास से ले लिया, मैंने सुहास के हिसाब से ले लिया, सुहास की हाइट में से ये गायब करो, ये इससे गायब करो, ऐसे ले लिया, हाँ ध्यान से देखिए। अब मैं इसका एंगल आपसे पूछूंगा, ये एंगल, तो आपको कैसे, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा, tan थीटा लगेगा, व्हाट इज द tan थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसे लिखूंगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं tan थीटा का यहां पर फॉर्मूला लगा, अपोजिट की वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट इज अपोजिट वैल्यू 1.35, एडजेसेंट कितना है x है, दोबारा दिखा देता हूं, इस वाले ट्राइंगल में गया, ये मेरा अपोजिट है, ये मेरा एडजेसेंट है, ये स्टेप समझ में। अब मैंने कहा बड़ा सोचते हैं, बड़ा ट्राइंगल देखते हैं, यहां से ही एंगल है, बड़ा ट्राइंगल में देखूंगा डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस कितना होगा 45,
और ये मेरा अपोजिट क्या बन जाएगा 9.45, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 9.45 डिवाइडेड बाय क्या x प्लस 45, और अब हमें x की वैल्यू चाहिए। चलो ये समझ में आएगी नहीं बता दो, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, डायग्राम तो बनानी पड़ेगी। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या, इसके बारे में समझेगा। ये दोनों कैंसिल हो सकते क्या, कहीं पर कैंसिल आने के चांसेस है क्या? देखिए मैं एक काम करता हूं, मैंने अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्टली बनेगा, उसको भी कैसे देखना है, इसका लास्ट में 5 है, इसका लास्ट में 5 है, ये 13 है, ये 94 है, 13 के आसपास 7 बार जा सकता है, 13 7 जार 91 होता है, तो 7 टाइम जाने के चांसेस है। तो देखिए 7 से जाता है क्या, अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 35, 5 3 कैरी, 7 3 जार 21, 21 प्लस 3 कितना 24, ये 7 से ही चला जाएगा, और पॉइंट भी दोनों में सेम ही है, तो सीधा सीधा सवाल इसका क्या बना, ये 1 जार और ये कितना 7 जार, पॉइंट दोनों में सेम था। अब ये x इधर जाएगा तो ये 7x होगा, और इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना 45, और ये माइनस हुआ तो 6x हुआ, 6x इज इक्वल टू 45, तो 6 से क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, आंसर 6 से डिवाइड करने वाला आएगा, बट आंसर देते समय पॉइंट में होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा। चलो देखते हैं, 6 1 जार 6, 6 7 जार 42, 42 जाने के बाद बचा कितना 3, 3 के ऊपर 0 यानी 6 कितना 5 जार, 7.5 वाला आंसर है, 7.5 सी आंसर। आईएमपी करना अच्छा सवाल था, ऐसे आनी चाहिए यार, मतलब ऐसे आया तो सोचना भी तो पड़ेगा ना क्या लगा रहा है कैसे दिया है, ये ठीक है, आईएमपी करने वाला सवाल है।